तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। अच्छा, उससे पहले ये कि सॉल्यूशन ही क्या होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे जिन जिन सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो थ्रू व्हाट आइडियल सॉल्यूशंस एंड व्हाट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर। अब मान लेते हैं हमें कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने क्या किया कि हमारे पास ये कंपोनेंट ए है और हमारे पास कंपोनेंट बी है। वी हैव कंपोनेंट ए एंड वी हैव कंपोनेंट बी, और ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको हमने मिक्स कर दिया और हमारा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम काम किया है। वी हैव अ कंपोनेंट ए, अ कंपोनेंट बी एंड वी हैव मिक्स देम टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कंपोनेंट ए है उसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो ए इंटरेक्शंस हैं। ए इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? जो ए के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोई। कंपोनेंट बी में जो इंटरेक्शंस हैं वो बी इंटरेक्शंस हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट बी। जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होता है? जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो ए और बी के आपस के इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे और सॉल्यूशन में नए इंटरेक्शंस बनेंगे जो ए और बी के बीच में होंगे। तो कंपोनेंट्स में क्या था? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो पार्टिकल ए के बीच में थी और यहाँ पर पार्टिकल्स बी के बीच में थी। पर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो गए, तो अब जो नई इंटरेक्शंस बनेंगी वो किसके बीच होंगी? ए और बी पार्टिकल्स के बीच में। सो इनिशियली इट वाज ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शंस, बट आफ्टर मेकिंग सॉल्यूशन इट बिकम्स ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। सेम इज़ द थिंग हेयर। जब कंपोनेंट ए अलग था तो ए के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, कंपोनेंट बी अलग था तो बी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। फिर हमने इसको मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच में था। सो इनिशियली इट वाज ए इंटरेक्शंस and B interactions, but after making solution the interactions becomes B interactions, ठीक है। तो अब ये सोल्यूशन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं क्या। तो सबसे पहली बात, जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखते हैं तो जो हमें स्टेटमेंट मिलता है वो ये कि आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं अंडर ऑल कंडीशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेज होती हैं। आइडियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, है ना। जैसे आइडियल स्टूडेंट्स और नॉन आइडियल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वैसे ही सॉल्यूशंस भी आइडियल एंड नॉन आइडियल हैं। जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ सॉल्यूशन आइडियल हैं और क्यों कुछ सॉल्यूशन नॉन आइडियल हैं, ठीक है। ऐसा क्या है कि ऐसा क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कुछ सॉल्यूशंस आइडियल हैं और कुछ सॉल्यूशंस नॉन आइडियल। सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो ये कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं और जो ये सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होती हैं ये सेम होता है। मतलब ए इंटरेक्शंस, बी इंटरेक्शंस एंड ए बी इंटरेक्शंस, दे ऑल आर सेम एंड ऑफ द इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, मतलब सबकी स्ट्रेंथ बराबर है, सब ये सारे इंटरेक्शन सेम होते हैं, इंटरेक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इन आइडियल सॉल्यूशंस इंटरेक्शंस बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स इज सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्योर कंपोनेंट्स में जिस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में भी होता है। तो जब हम कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। सो बेसिक थिंग इज इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस इंटरेक्शन बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। नाउ सपोज इफ़ द इंटरेक्शंस आर सेम, मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था बाद में भी उतना ही फोर्स अगर लग रहा है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने 100 ml और 100 ml मिक्स किया तो यहाँ पे हमें 200 ml मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही है, तो इसीलिए जब हम मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मिक्स करने से पहले जितना सोल्यूशन था मिक्स करने के बाद भी उतना ही सोल्यूशंस रहेगा। तो क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है इसलिए आइडियल सोल्यूशंस के केस में डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो।
नाउ सेकेंड थिंग इज़, अब यहाँ पे जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो कंपोनेंट्स को हमने मिक्स किया और सोल्यूशन बनाया। तो जब पहले क्या था, ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। जब सोल्यूशन बना तो ए और बी के बीच में आ गई। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुई और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हुई। जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी क्या होती है, जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब यहाँ बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब क्योंकि दोनों साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो यहाँ जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने में यूज़ हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई उतनी ही एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो गई। तो दोनों साइड में जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वो दोनों साइड में सेम है। तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उतनी ही एनर्जी यूज़ हो जा रही है। तो नेट हमारे पास एनर्जी गेन या एनर्जी रिलीज़ कुछ नहीं हो रहा है और इसीलिए डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ए और बी को मिक्स करके जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज़ होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। यहाँ जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई वो पूरी की पूरी यहाँ यूज़ हो गई, कुछ हमारे पास एनर्जी बची नहीं और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो हीट एनर्जी इज़ नाइदर रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस और इसीलिए डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब क्योंकि हमारे जैसे हमारे इंटरेक्शंस पहले थे वैसे ही बाद में हैं, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं इसीलिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या करते हैं, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। और अगर वो राउल्स लॉ फॉलो करेंगे तो राउल्स लॉ के हिसाब से कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो जिस तरह से राउल्स लॉ इक्वेशन के हिसाब से वेपर प्रेशर होना चाहिए वैसा ही वेपर प्रेशर एग्जैक्टली आइडियल सॉल्यूशंस का होता है। सो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलोज राउल्स लॉ। क्यों फॉलो करते हैं राउल्स लॉ ये, क्योंकि कंपोनेंट्स का जो इंटरेक्शन है और सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन है वो सेम स्ट्रेंथ का है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। और क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। और राउल्स लॉ के हिसाब से जैसा वेपर प्रेशर होना चाहिए वैसा ही वेपर प्रेशर होता है। नाउ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है। तो सॉल्यूशंस नॉन आइडियल कब हो जाएंगे, नॉन आइडियल तब हो जाएंगे जब हमारे इंटरेक्शन सेम नहीं होंगे। तो इंटरेक्शंस यहाँ पे कैसे होते हैं, सेम, यहाँ पे कैसे होते हैं, डिफरेंट। मतलब ए के बीच में, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे अलग होगा। अलग होने का मतलब है कि ये इसमें से सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके कंपैरिजन में वीक भी हो सकता है। पर स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो एक बात तय है कि सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कंपोनेंट से अलग होगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन सेम है, यहाँ डिफरेंट है। इंटरेक्शंस बिटवीन प्योर कंपोनेंट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी सॉल्यूशन। अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में चेंज हो जा रहा है तो वॉल्यूम भी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? मान लेते हैं सॉल्यूशन में जो नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में डेवलप हो रहा है तो वो पार्टिकल्स को और क्लोजली और टाइटली हेल्ड करेगा और इसलिए हमारा वॉल्यूम जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है वो वीक हुई तो पार्टिकल्स वीकली हेल्ड होंगे और उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी और हमारा वॉल्यूम जो होगा बढ़ जाएगा। तो या तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा या हमारा वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, पर वो सेम नहीं रह सकता है। तो इसलिए डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नाउ यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ बॉन्ड बनेगी तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ एनर्जी रिलीज़ होगी। अब क्योंकि इंटरेक्शन सेम नहीं है, इंटरेक्शंस अलग अलग हैं, तो अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज़ होगी। तो हो सकता है कि कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाए, एक्स्ट्रा बचे अगर, या हो सकता है कि एनर्जी कम पड़ जाए तो कुछ एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी पड़े। पर डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो हो, मतलब कोई एनर्जी चेंज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो नहीं हो सकता, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो सेम
नहीं है। तो या तो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा या वीक हो रहा होगा, उस हिसाब से या तो एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी। नाउ क्योंकि वो राउल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो वेपर प्रेशर हम राउल्स लॉ के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारा वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में नहीं आएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में वेपर प्रेशर इज़ नॉट इक्वल टू एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जो हम वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं वो वेपर प्रेशर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का नहीं होता है। अब नहीं होता है, अगर बराबर नहीं होता है तो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे आइडियल सॉल्यूशंस हो गए और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्यों होंगे? डेल्टा वी मिक्सिंग हम कह रहे हैं कि ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो नहीं होगा तो दो ऑप्शन है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा राउल्स लॉ के, तो या तो राउल्स लॉ में जितना बताया गया है उससे ज़्यादा होगा या राउल्स लॉ में जितना बताया गया है उससे कम होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन हर स्टेप पे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस एंड सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा मान लेते हैं कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है, इनको मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया हमारा, ठीक है। अब क्योंकि ये यहाँ पे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं तो इंटरेक्शन सेम तो नहीं होंगी, और अगर दोनों साइड में इंटरेक्शन सेम नहीं होगी तो एक साइड में स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरे साइड में वीक होगी। जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके केस में सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नई बन रही है ए और बी के बीच में, वो पुरानी जो इंटरेक्शंस है उनसे स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब प्योर कंपोनेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और जो नया सॉल्यूशन बन रहा है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक। तो ए एंड बी इंटरेक्शंस आर वीक एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शंस। सो इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में सॉल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है नई, वो स्ट्रॉन्ग होती है, और पहले जो कंपोनेंट्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उनके पार्टिकल्स के बीच में वो वीक होती है। तो एक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन द इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन सॉल्यूशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। नाउ अब हम देखते हैं कि जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शंस वीक हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होंगे क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। जब हमने सोल्यूशन बनाया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो नई डेवलप हो रही है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप हो रही है तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। और अगर पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। एंड इफ़ वॉल्यूम विल डिक्रीज देन डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ नेगेटिव। मतलब मान लेते हैं 100 मिक्स किया तो 200 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम होगा वो 200 से कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम 200 से कम हो गया तो फाइनल में से जब हम इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वॉल्यूम की जो साइन होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर एंड देयरफॉर वॉल्यूम विल डिक्रीज, दैट इज डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज नेगेटिव, and delta V on mixing is negative means volume decreases. Then delta H on mixing. Now delta H on mixing means अब हमने देखा है कि कंपोनेंट्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगी, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में बॉन्ड फॉर्म होगी। जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रही है तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, और यहाँ पे वीक बॉन्ड ब्रेक हो रही है इसलिए यहाँ पर कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ एनर्जी कम चाहिए और यहाँ एनर्जी रिलीज़ ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है
और हमें कम चाहिए, तो थोड़ी सी एनर्जी हमारी बच जाएगी। जो बच जाएगी वो क्या होगी, वो सराउंडिंग्स में रिलीज़ हो जाएगी। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिलीज टू द सराउंडिंग एंड देयरफॉर व्हेन द एनर्जी इज़ रिलीज्ड द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक एंड द साइन ऑफ डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज़ नेगेटिव। तो डेल्टा वी भी नेगेटिव होता है और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। अब इसको हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन, उनका डेल्टा एच और डेल्टा वी दोनों नेगेटिव होता है। अब वेपर प्रेशर देखते हैं कंपोनेंट का। क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पार्टिकल्स की वेपर फेज़ में जाने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। वेपर फेज़ में जाने के लिए हमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करना पड़ता है। तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, सॉरी ब्रेक तो नहीं करना पड़ता पर स्ट्रॉन्ग है ये, तो उनको वेपर फेज़ में ले जाने के लिए हमें उन्हें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो थोड़ा मुश्किल होता है उनका वेपर फेज़ में जाना अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू गो इन टू द वेपर फेज़ विल डिक्रीज़। और इसीलिए राउल्स लॉ के बेसिस पे हम जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर उससे कम हो जाएगा। तो ये हमारा राउल्स लॉ पे हमारा जो है वो ओरिजिनल डायग्राम था, ठीक है। तो अब ये ऑरेंज वाली जो लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है डिक्रीज़ इन द वेपर प्रेशर। दिस ग्राफ इज़ फॉर सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर जितना हम राउल्स लॉ से एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो जाता है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे ये क्या है, ये राउल्स लॉ के बेसिस पे वेपर प्रेशर दिखा रही हैं। पर नेगेटिव सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशंस के केस में वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो रियल लाइन होगी वो जो हमारी राउल्स लॉ है उसके नीचे हो जाएगी। तो राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर यहाँ होना चाहिए, ये ऊपर वाली लाइन, पर क्योंकि सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो नेगेटिव डेविएशन वालों की लाइन कहाँ हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। पर नेगेटिव डेविएशन के केस में जो रियल वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम होगा, इसलिए हमने ऑरेंज लाइन कहाँ बनाई है, ये स्ट्रेट लाइन के नीचे बनाई है। सो दिस इज सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नाउ वी हैव सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, अब हमने कंपोनेंट ए और बी को मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया। पॉजिटिव डेविएशन के केस में जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो इंटरैक्शंस डेवलप होती हैं वो वीक होती हैं और जो कंपोनेंट्स थे उनमें जो इंटरैक्शन थी वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इंटरैक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज़ वीक, सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही है सॉल्यूशन में, तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो इन केस ऑफ सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, दैट इज़ डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज़ पॉजिटिव। नाउ डेल्टा एच, अब क्योंकि यहाँ पर पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी और अब जो नई बनी है वो वीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है यहाँ पर। और जो नई बॉन्ड बन रही है वो क्योंकि वो वीक है तो वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ एनर्जी रिलीज़ कम हो रही है और यहाँ चाहिए ज़्यादा, तो ये तो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर नहीं पाएगा। तो जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो हमें सराउंडिंग से लेनी पड़ेगी, और अगर हम सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो हमारी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गई तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग बिकम पॉजिटिव। अब ऐसे रिलेट कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन वालों के लिए डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग एंड डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग बोथ इज़ पॉजिटिव। नाउ वेपर प्रेशर, अब क्योंकि सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो पार्टिकल्स की वेपर फेज़ में जाने की टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो कम हीट करना पड़ता है हमें और वो आसानी से वेपर फेज़ में चले जाते हैं। अगर वो ईजिली वेपर फेज़ में जा रहे हैं तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा हमारा कंपोनेंट का, वो जो हमने राउल्स लॉ पे एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स आसानी से वेपर फेज़ में जा पा रहे हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज़ मोर देन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्स लॉ। नाउ दिस इज़ द ग्राफ
दी स्ट्रेट लाइंस जो है ये राउल्स लॉ के बेसिस पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको दिखा रही हैं, ठीक है। पर अगर सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो राउल्स लॉ के बेसिस पे जो वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने जो यहाँ पे ऑरेंज लाइन जो सोल्यूशन की है बनाई है वो ऊपर बनाई है, ठीक है। इसके भी ऊपर बनाई है और इसके भी ऊपर बनाई है। तो स्ट्रेट लाइंस क्या है? स्ट्रेट लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड बाय द राउल्स लॉ। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब जो रियल वेपर प्रेशर आएगा वो राउल्स लॉ के हिसाब से जितना आना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, और इसीलिए हम जो सोल्यूशन का यहाँ पे लाइन बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, ऊपर बना रहे हैं, ठीक। तो स्ट्रेट वाले राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर जो होगा, पर क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए हमने लाइन कहाँ बना दी है, ऊपर बना दी है। द वेपर प्रेशर इन केस ऑफ solutions showing positive deviation is more than as expected on the basis of Raoult's law.